बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन या इसको ऑटोप्सी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसको लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ऑटोप्सी क्या होती है? ऑटोप्सी होती है कि अगर बंदा मर गया है, अब आपने उसका एग्ज़ामिनेशन करना होता है। एक्सटर्नल भी करेंगे और इंटरनल भी करेंगे और चेक करेंगे कि उसकी मौत जो है वो किस वजह से हुई है। इसको हम लोग ऑटोप्सी कह देते हैं। डेफिनेशन क्या है कि जी एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी विद फर्दर एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डेथ। इसको ऑटोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी आगे से चार तरह की होती है। पहले तो ये है कि मेडिकल लीगल और फोरेंसिक ऑटोप्सी क्या है। इसमें ये होता है कि जो मेडिकल ऑफिसर होता है, रजिस्ट्रार जो होता है, तो वो एक बंदे की ऑटोप्सी करता है टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। फिर उसके बाद आ जाती है हॉस्पिटल ऑटोप्सी है, फिर मिनी ऑटोप्सी है, फिर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है। अब जो हॉस्पिटल ऑटोप्सी होती है ना, इसमें देखा जाता है कि अगर किसी बंदे को जो है वो कोई डिजीज़ तो नहीं थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। जो मिनी ऑटोप्सी होती है, इसमें विजरा को बाहर निकाल के तो भेजा जाता है पैथोलॉजिस्ट के पास चेक करने के लिए। जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है, इसमें बंदा का ना बिहेवियर चेक किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं सुसाइड तो नहीं किया हुआ उसने। तो अब सबसे पहले कि जी मेडिकल लीगल ऑटोप्सी क्या होती है या फोरेंसिक ऑटोप्सी। तो इसमें यह होता है कि जो कोई भी ऑथराइज्ड मेडिकल पर्सन जो होता है ना, वो अंडर द लॉ ऑफ स्टेट की उसको इजाज़त होती है, तब जाके वो ऑटोप्सी करेगा विद द परमिशन ऑफ स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। इसको हम लोग मेडिकल लीगल या फोरेंसिक ऑटोप्सी कह देते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जितना जो कुछ भी आपने फोरेंसिक में पढ़ना है ना, उस सब के जो है ना 4-5 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपने आइडेंटिटी करनी होती है एक बंदे की। उसके बाद देखना होता है कि जो उसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है या मोड ऑफ डेथ क्या है। मोड होता है कि कौन सा सिस्टम पहले फेल हुआ है। मैनर ऑफ डेथ होता है कि जी नेचुरल थी, एक्सीडेंटल थी, होमोसाइडल थी या सुसाइडल थी, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आपने देखना होता है कि जी सर्कमस्टांसिस ऑफ डेथ क्या थे। फिर आपने देखना होता है कि जी कहीं इसका कोई लिंक क्राइम के साथ तो नहीं बनता, इस डेथ का कोई लिंक तो नहीं बनता। फिर आपने विजरा की प्रिजर्वेशन करनी होती है, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। टाइम सिंस डेथ आपने देखना होता है और फिर देखना होता है कि कहीं कोई इन्फेंटिसाइड का केस तो नहीं। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें पहले आइडेंटिटी है, फिर काज है, फिर मैनर है। उसके बाद है कि जी मोड ऑफ डेथ क्या था, सर्कमस्टांसिस क्या थे डेथ के, ये देखना है। फिर मोड ऑफ डेथ देखना है आपने। उसके बाद ये है कि जी क्राइम के साथ तो एसोसिएटेड नहीं है, विजरा को प्रिजर्व करना है आपने। उसके बाद ये है कि जी रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करनी होती है और सेपरेट करना होता है कि जी डेथ किसी डिजीज़ की वजह से है या किसी और काज की वजह से है। और इन्फेंटिसाइड को देखना होता है। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि जी जिसमें बच्चे का मर्डर हो। और उसके बाद आपने टाइम सिंस डेथ भी देखना होता है। ये थे ऑब्जेक्टिव मेडिको लीगल ऑटोप्सी के। अब आगे है मेडिकल ऑटोप्सी। तो मेडिकल ऑटोप्सी का मैंने आपको बताया कि पैथोलॉजिस्ट जो है ना वो एग्जामिन करता है बंदे का, उसका कॉज ऑफ डेथ फाइंड करने के लिए, और देखता है कि जी कोई डिजीज़ तो नहीं थी इसके बंदे को, या अगर इसने कोई ड्रग्स ली हैं तो उसकी क्या इफेक्टिवनेस थी ड्यूरिंग द लाइफ। तो इसको आपने हॉस्पिटल ऑटोप्सी कह देते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं की जाती। उसके बाद मिनी ऑटोप्सी होता है। मिनी ऑटोप्सी में ये होता है कि जी जो विजरा होते हैं ना, उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है और उनके ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है। और आपने इसको ये सीक्वेंस होता है कि डॉक्टर जो है ना वो विजरा को निकालता है, उसको प्रिजर्व करता है, फिर उसको पैथोलॉजिस्ट के पास भेज देता है या केमिकल एग्जामिनर के पास। जब ये पैथोलॉजिस्ट के पास जाती है, उसने वो सारी उसकी मतलब एग्जामिनेशन करना होता है। जब वो एग्जामिनेशन कर लेता है, रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, तो रिपोर्ट प्रिपेयर करके उसने दोबारा से डॉक्टर के पास भेज देनी होती है। डॉक्टर ने वो पुलिस को देनी होती है। तो ये एक चेन होती है ड्यूरिंग ऑटोप्सी, चेन ऑफ इवेंट्स इसको कहते हैं। अब उसके बाद है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में आपने बंदे का बिहेवियर देखना होता है और देखना होता है कि कोई सुसाइडल काज तो नहीं था। अब जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो पुलिस होती है ना, उसको कोई इतना खास पता नहीं होता, ना ही उसकी रिपोर्ट्स इतनी सफिशिएंट होती हैं कि बंदा जो है ना वो इन्फर कर सके कि क्या था कॉज ऑफ डेथ। और वाउंड कम्प्लेक्स का भी उनको कोई अच्छा खासा पता नहीं होता। वो मेडिकल एग्जामिनर या जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है वही बता सकता है। अब इसमें इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से लेनी होती है? साइकोलॉजिकल स्टडी में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि बंदे का बिहेवियर कैसा था, उसका मेंटल स्टेटस कैसा था, सोसाइटी में उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से लेनी होती है? किसी भी ऐसे बंदे से ले सकते हैं जो कि उस बंदे को जानता था। आप किसी उसके फ्रेंड से ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं, फैमिली मेम्बर से ले सकते हैं, मतलब जो भी उसको जानता था उससे आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन किस बारे में लेनी होती है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा था, उसके सोशल रिलेशन कैसे थे, उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, उसकी हैबिट्स कैसी थी, या कोई स्पेशल हैबिट्स या कोई मेंटल डेविएशन वगैरह। ये सारा कुछ आपने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में पूछना होता है। अब जो प्रिंसिपल है ना ऑफ ऑटोप्सी,
अब जो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोप्सी है ना, उसमें आप लोग कंसीडर करें या इमेजिन कर लें कि एक बंदा है, अब उसकी ऑटोप्सी करनी है। तो पहले तो आपने देखना है कि जिस बंदे ने करनी है ना, तो उसको नीट और मतलब प्रिसाइज होना चाहिए, नीट होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। जिस रूम में करनी है वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिस टेबल पे करनी हो वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब होता ये है कि जो मेडिकल मतलब उस टेबल पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी आपने सही तरह से रखने हैं। अब जो रूम होता है ना, उसका डेकोरम इस तरह का होना चाहिए कि रिस्पेक्ट मिल रही हो बॉडी को। अब बॉडी को आपने कट करना होता है, उसको एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के बाद आपने फाइंड आउट कर लिया है उसका काज ऑफ डेथ है। अब आपने बनानी होती है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में आपने जो है ना कटिंग ओमिटिंग नहीं करनी, उसमें नॉन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी बनाना होता है और पब्लिक के लिए अवेलेबल करना होता है। तो इसको याद करने का मेथड यही है कि आप इमेजिन कर लें कि एक बंदे की ऑटोप्सी करनी है, तो कैसे ऑटोप्सी करनी है। पहले वो सारा प्रोसीजर कर लेना। प्रोसीजर के बाद आपने रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट की 4 चीज़ें हैं कि कटिंग ओमिटिंग नहीं करनी, नॉन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करनी है, जल्दी से जल्दी बनानी है और पब्लिक के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। अब उसके बाद है एसेंशियल ऑफ मेडिको लीगल ऑटोप्सी। अब जो इसेंशियल है मेडिको लीगल ऑटोप्सी के, ये भी बस सेम ही है जैसे पहले थे कि पर्सनली आपने परफॉर्म करनी है, कंप्लीट करनी होती है। राइटिंग और फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमेशा बंदे को फोटोग्राफ ले लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर कोई क्राइम वगैरह का सीन आ जाए या कोई ब्लेम वगैरह कर रहा हो डॉक्टर को, तो वो बता सकता है कि मैंने सही की हुई है। अब उसके बाद प्रोफेशनल रिपोर्ट आपने बनानी होती है, जल्दी से जल्दी परफॉर्म करनी होती है। और अगर ऑटोप्सी को डिले करना हो तो ये भी होता है कि आप उसको रेफ्रिजरेट करने से पहले ना उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कर लें, क्योंकि अगर किसी बंदे में अगर ब्रूजेस वगैरह होंगे तो बाद में उसमें पोस्टमार्टम लिविडिटी आ जाएगी, तो फिर वो सारी फाइंडिंग्स जो हैं वो मिक्स हो जाती हैं। अब वो आप लोगों ने देख लेनी है ताकि फाइंडिंग जो है ना वो मिक्स ना हो। तो ये एसेंशियल थे मेडिको लीगल ऑटोप्सी के। अब होता क्या है कि जी पुलिस ने आपको डेड बॉडी दे दी है, तो डेड बॉडी को जो ऑथराइज डॉक्टर था उसने ऑटोप्सी कंडक्ट की, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया, उसने केमिकल एग्जामिनर के पास भेज दिया या जो है ना वो पैथोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। इनकी रिपोर्ट्स आई फिर से डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने वो रिपोर्ट पकड़ी और जाके फिर से पुलिस को दे दी, डेड बॉडी भी डिलीवर कर दी और रिपोर्ट्स भी दे दी। अच्छा जी, आगे है कि जी रूल एंड प्रिकॉशन इन मेडिको लीगल ऑटोप्सी। इसका मतलब है कि अगर किसी बंदे ने ऑटोप्सी परफॉर्म करनी है तो उसको कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि अथॉरिटी होनी चाहिए उसके पास, यानी गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दिया हो कि आप ऑटोप्सी परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये है कि जी जो पुलिस पेपर होते हैं ना उनको स्टडी करना होता है, उनकी केयरफुल स्टडी होती है। पुलिस पेपर में क्या क्या चीज़ होती है, डेथ रिपोर्ट होती है, उसके बाद इंजरीज वगैरह जो हैं उसकी स्टेटमेंट होती है, कोई एक्सरे हो सकता है, कोई विटनेस की अगर कोई स्टेटमेंट है वो होती है, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट वगैरह, इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से देखना होता है। अब उसके बाद है कि जी सीन ऑफ क्राइम को उसने चेक करना होता है। सीन ऑफ क्राइम पे कौन सी चीज़ मिल सकती है, मतलब हो सकता है कि वहाँ पर कोई वेपन हो जिसके साथ मर्डर किया गया है, या कोई भी ट्रेसेस हो सकते हैं, कोई सीमेन वगैरह प्रेजेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो फोटोग्राफ लेने होते हैं, उसको ऑब्जर्व करना होता है और सस्पिशन का थ्रेशोल्ड आपने रखना होता है। यानी हो सकता है कि जी मतलब हो सकता है कि जी मर्डर है, हो सकता है कि जी कोई सुसाइड वगैरह है या नेचुरल डेथ है, तो ये भी आपने जहन में रखना होता है। अब उसके बाद होता है कि जी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करवाते हैं, या तो पुलिस वाले बता देते हैं आपको कि ये कौन है, या कोई रिलेटिव फ्रेंड फैमिली, या आपने उसका जो पर्सनल आईडी है ना उसमें आपको पता चलेगा कि एक बंदे की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी होती है। उसके सेक्स से की जा सकती है, उसके वेट से, हाइट से, डेंटल स्टेटस से, और सबसे कॉमन जो है वो ये है कि जी, और सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब सबसे एक्यूरेट ये होता है फिंगरप्रिंट बंदे का ले लें तो उससे पता चल जाता है। आइडेंटिफिकेशन उसने करनी होती है। उसके बाद है कि जी एग्जामिन करना होता है क्लॉथ को उसने कैसे एग्जामिन करना होता है। क्लॉथ पे क्या हो सकता है, कोई ब्लड वगैरह हो सकता है, सीमन हो सकता है, कोई हेयर प्रेजेंट हो सकता है, कोई कट टीयर होल हो सकता है। होल अगर मतलब अगर कोई फायर आर्म इंजरी हो तो वहाँ पे जो क्लॉथ होते हैं वो टोन आउट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं। उसके बाद बॉडी का एग्जामिनेशन करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बॉडी का एग्जामिनेशन कैसे करना होता है कि जी डे लाइट में करना चाहिए, क्योंकि भाई बंदे को नजर आता है, ट्यूब लाइट में भी किया जा सकता है। पोस्टमार्टम चेंजेस आपने देखने होते हैं। उसके बाद आपने ओरिफाइस जो होती है ना उनको देखना होता है, नेचुरल ओरिफाइस को। फॉर एग्जांपल जैसे एस्फिक्सियल डेथ हो तो तब बंदे को मतलब डेफिकेशन हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें भी आपने देखनी होती है। इंजरीज वगैरह नोट कर लेनी है और तीनों कैविटी को ओपन करके चेक करना होता है, क्रेनियल कैविटी को भी, एब्डोमिनल भी और थोरैसिक भी। तो जो पूछते होते हैं कि जिस स्पाइनल कार्ड को ओपन करना चाहिए कि नहीं, मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्पाइनल कार्ड को ओपन नहीं किया जाता। अब उसके बाद आपने रिकवरीज देखनी होती हैं कि उसके पास कोई ज्वेलरी तो नहीं है, कोई वेपन तो नहीं है, कोई आर्टिकल या कोई बुलेट वगैरह कुछ भी, तो वो रिकवरीज आपने देखनी होती है। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन होती है, स्टिच करना होता है बॉडी को। स्टिच करने के बाद आपने ना उसको हैंड ओवर कर देना होता है, पुलिस को हैंड ओवर कर देना होता है। अब इसका तो मैंने जो निमोनिक बनाया हुआ है ना वो मैंने किया हुआ है कि जी एस्पिक ब्रश,
तो ए से आ जाएगा ऑथराइजेशन चाहिए हो, ऐसे से है कि जी आपने जो है ना वो सीन ऑफ क्राइम को चेक करना होता है, पी से पुलिस पेपर को देख लें, आई से आइडेंटिफिकेशन करनी है, सी से ये है कि जी क्लॉथ का एग्जामिन करना होता है, बी से बॉडी का, आर से है कि जी उसके पास से जो रिकवरीज मिली हैं आपको वो कौन सी हैं, ऐसे से स्टिच करें, एच से हैंड ओवर कर दें। तो ये एज बिग ब्रश जो है ना ये रूल्स और रेगुलेशन होती है मेडिकल मैन के लिए कि उसने कौन से प्रिकॉशंस को फॉलो करना है और क्या क्या करना है ड्यूरिंग ऑटोप्सी। अब उसके बाद है कि जी फंडामेंटल प्रोसीजर इन मेडिको लीगल ऑटोप्सी, तो वो कौन से होते हैं, इनिशियल स्टेप्स इन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। उसमें यह है कि प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटी कौन सी है, उसमें दो तरह के रजिस्टर होते हैं, एक जनरल रजिस्टर होता है और एक होता है ऑटोप्सी रजिस्टर। जो जनरल रजिस्टर होता है ना उसमें सीरियल नंबर लिखा होगा और डेट और टाइम जब बॉडी मिली है वो लिखा होगा, जब बॉडी आपने वापस किया है वो लिखा है, कौन लेकर आया है और किसने आइडेंटिफाई किया है, यानी नंबर पुलिस जो लेकर आई है उसका नाम लिखना है, आइडेंटिफाई किसने किया है बॉडी को वो लिखना है आपने, बॉडी कब आई है और बॉडी कब जा रही है और सीरियल नंबर है। ये था जनरल रजिस्टर। जो ऑटोप्सी रजिस्टर होता है ना उसमें आपने ऑटोप्सी के बारे में लिखना होता है, पहले लिखना है कि ईयरली नंबर कौन सा है, ऑटोप्सी कौन से नंबर वाली है, नेम डेट टाइम ऑटोप्सी का क्या है, जगह कौन सी है, कोई स्पेसिमेन अगर आपने लिया है तो वो क्या चीज़ है, फाइनल कंक्लूजन वगैरह, और अगर आपने कोई सीन ऑफ क्राइम पे आइडेंटिफिकेशन किस बंदे ने की है आप वो भी लिख सकते हैं, या ये अगर कोई फोटोग्राफ वगैरह आपने लिया हो वो लिखना होता है, एविडेंस कौन सी कलेक्ट की है, एक्सरे अगर है कोई बॉडी का तो आपने वो भी उस पर लिखना होता है, ये ऑटोप्सी रजिस्टर पे होता है। अब उसके बाद आ जाता है ऑटोप्सी प्रॉपर क्या चीज़ होती है। आ गया ऑटोप्सी प्रॉपर। तो ऑटोप्सी प्रॉपर में हम लोगों ने ना तीन चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो क्लॉथ का एग्जामिनेशन करना होता है, बॉडी का एग्जामिनेशन करना होता है और तीनों ही कैविटी को ओपन करके तो उनको चेक करना होता है कि उनके अंदर क्या चेंजेस आई हुई हैं। तो क्लॉथ का एग्जामिनेशन इंतहाई ज़रूरी होता है क्योंकि क्लॉथ पे ब्लड हो सकता है, सीमन हो सकता है, कोई हेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्लॉथ का एग्जामिनेशन करना पड़ता है। तो पहले तो रिमूवल प्रोसीजर, स्पेशल कमेंट, फिर उनको पैक करना है और उनको भेज देना है। तो स्टेन जो है ना वो क्लॉथ पे कौन से आएंगे, अगर तो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा ना तो येलो होगा, ये पोस्टमार्टम लिविडिटी का कलर जो होता है ना नाइट्रिक ऑक्साइड का वो भी येलो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का ब्लैक होता है, ओपीएम जो होते हैं ना उनका भी ब्लैक होता है। उसके बाद इंजरी स्टैब वाउंड अगर होगा तो ब्लड आ जाएगा, सीमन होगा तो सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए होंगे, वॉमिटिंग अगर आया तो इसका मतलब पॉइजनिंग हो सकती है, कोई फीकल होगा तो इसका मतलब एस्फिक्सियल डेथ हो सकती है, पॉइजनिंग हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर चेरी रेड कलर होगा तो इसका मतलब है कि जी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई है, ब्रिक रेड होगा तो HCN आ जाएगा, ब्रिक रेड के लिए आ जाता है HCN। इस तरह बहुत से कलर होते हैं जो मतलब पोस्टमार्टम लिविडिटी के होते हैं तो वो देखने पड़ते हैं क्लॉथ वगैरह पे। उसके बाद स्मेल है, कैरोसिन की स्मेल होगी तो इसका मतलब ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग हुई है, नहीं तो कैरोसिन की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर मतलब गार्लिक अडोर होगी तो गार्लिक अडोर जो है ना वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की होती है, और रेड फॉस्फोरस या अकेला फॉस्फोरस कर लें उसकी भी होती है। अब उसके बाद पंजेंट अडोर जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में आ जाती है। उसके बाद आ जाता है कि जी अगर ब्लड में होंगे तो इसका मतलब होमोसाइडल हुआ है या कोई सुसाइडल कार्ड थ्रॉट हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर तो पर्सपिरेशन है इसका मतलब हाइपोग्लाइसेमिक शॉक है, मार्ड में ड्राउनिंग वगैरह आ जाएंगे। अब फॉरेन पार्टिकल, डस्ट और ग्रीस जो है ना ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो सकते हैं, हेयर असैलियंट में भी हो सकते हैं, बर्निंग ब्लैकनिंग जो है ना वो फायर आर्म में होती है। ये बर्निंग ब्लैकनिंग जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए फायर आर्म की, कि मतलब फायर आर्म क्लोज डिस्टेंस से हुई है, कॉन्टैक्ट रेंज में थी, क्लोज डिस्टेंस में थी, या मतलब काफ़ी फार डिस्टेंस से हुई है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बर्निंग और ब्लैकनिंग फायर आर्म को देखने के लिए। अब उसके बाद है कि जी एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी। एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी में आपने क्या चेक करना होता है, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जी एज क्या है बंदे की, उसका सेक्स कौन सा है, उसकी रेस कौन सी है, उसका कलर ऑफ स्किन कैसा है, उसका बॉडी बिल्ड कैसा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आपने देखना होता है कि जी आफ्टर डेथ उसमें कौन सी चेंजेस आई हैं, मतलब पोस्टमार्टम लिविडिटी को देखेंगे, रिगर मॉर्टिस को देखेंगे। उसके बाद आपने देखना होता है कि जी इंजरीज की नेचर कितनी है, उनकी टाइप क्या है, नंबर कितना है, साइड कौन सी है। उसके बाद आपने देखना होता है कि जी कोई नीडल इंजरी तो नहीं है, मतलब कोई पंक्चर मार्क है, कोई नीडल मार्क है, कुछ भी मतलब जिससे पता चल सके कि जी कॉज ऑफ डेथ क्या है, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। उसके बाद आपने ओरिफाइसेस जो होती हैं उनका एग्जामिनेशन करना होता है, टाइम का देखना होता है कि जी टाइम सिंस डेथ कितना हो गया है, एविडेंस को आपने ऑब्टेन करना होता है और प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ जो है ना वो फाइंड करना होता है। आगे है कि जी ओपनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी को ओपन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की इंसिजन देनी पड़ती है। अब जो सबसे पहले है ना वो है आई इंसिजन। आई इंसिजन जो है ना ये स्ट्रेट इंसिजन होती है जो कि थायराइड कार्टिलेज से लेकर ना प्यूबिक सिम्फिसिस तक। ये अगर थायराइड कार्टिलेज और ये प्यूबिक सिम्फिसिस है तो ये ऐसे
एक्सटेंड कर रही होती है। लेकिन आपने करना क्या होता है, अगर ये सेंटर में अम्बलाइकस है ना, तो आपने अम्बलाइकस को अवॉइड करके फिर ऐसे लगाना होता है, अम्बलाइकस को छोड़ जाना होता है। क्योंकि अम्बलाइकस जो है ना, एक तो ये बात हो जाती है कि जी इसमें ना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी बात ये है कि इसको स्टिच करना डिफ़िकल्ट होता है। अब उसके बाद इसका एडवांटेज क्या आएगा आई इंसिजन का, ये कि सिंपल होती है और कन्वीनियंट होती है। फिर वी इंसिजन होती है। वी इंसिजन में ना 2 लाइन होती हैं, जो कि आपने अगर ये मतलब स्कॉल है, ये भी मेस्टोइड प्रोसेस है, ये भी मेस्टोइड प्रोसेस है, तो यहाँ से 2 लाइन आपने लेकर आनी है मेस्टोइड प्रोसेस पे, और ये मैनिब्रेस स्टर्नाई पे जाके इनको मिला देना है, फिर नीचे एक्सटेंड कर देना है इनको प्यूबिक सिम्फिसिस तक। तो ये थी वी इंसिजन। उसके बाद आ जाती है वाई इंसिजन। वाई इंसिजन जो है ना, ये भी वी इंसिजन जो है ना, वो कंटिन्यू थ्रू द आई इंसिजन, यानी मेस्टोइड प्रोसेस से लें या एंगल ऑफ मैंडिबल से, एंगल ऑफ मैंडिबल से 2 लेकर आनी है लाइन से अपने, उसको नीचे आई इंसिजन के साथ मिला देना है, सुपरास्टर्नल नोच पे लेकर आना है, और फिर नीचे से आई इंसिजन को कंटिन्यू करके प्यूबिक सिम्फिसिस तक लेकर आना है। ये वाई इंसिजन हो जाती है। अब वाई इंसिजन जो है ना, ये अगर मतलब एस्फिक्सियल डेथ हो तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर को आपने एग्जामिन करना होता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो मॉडिफाइड वाई इंसिजन होती है ना, ये फीमेल में की जाती है ताकि ब्रेस्ट की कटिंग ना करनी पड़े। तो इसमें क्या होता है कि जो 2 कर्व लाइन आपने ड्रा करनी होती है, शोल्डर टिप से शुरू करनी होती है, एक्सिलरी फोल्ड जो होता है ना, उसमें से पास करके, और यहाँ पे अगर ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट को अवॉइड करके यहाँ से लेकर आके तो मिड लाइन में उसके साथ मिला के आई इंसिजन के साथ तो प्यूबिक सिम्फिसिस तक लेकर जानी होती है। तो ये मॉडिफाइड वाई इंसिजन आ जाती है। उसके बाद स्कैल्प है, स्कैल्प पे आपने कैसे इंसिजन देनी होती है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जी टेम्पोरालिस मसल का, जो आपको पता है, दोनों टेम्पोरालिस मसल पे देनी होती है इंसिजन, दोनों साइड्स पे। उसके अलावा जो है ना, फ्रंटल सुपरसिलियरी रिजेस तक उसको एक्सटेंड करना होता है, और पीछे से सिपिटल प्रोटूबरेंस के साथ। तो अब आपने काट करके ना तो स्कैल्प को साइड पे कर लेना होता है। दोनों जो होती है ना, ये वाली ये जो इंसिजन्स हैं, ये 180 के एंगल पे मिल रही होती हैं दोनों लाइन एक साथ। तो अब आपने स्कल कैप को रिमूव कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, अब स्कल पे अगर इंसिजन देनी हो ना, तो ये कटर यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि बोन को ओपन करना पड़ता है। अब उसके बाद लोकल इंसिजन है। लोकल इंसिजन जो है ना, ये फायरआर्म इंजरी, ये स्पाइनल कॉर्ड को ओपन करने के लिए की जाती है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये कौन से केसेस में स्पाइनल कॉर्ड को ओपन किया जाता है, ये एमसीक्यू है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो लोकल इंजरी अगर स्पाइनल कॉर्ड को हुई हो, तब आप देखते हैं अगर सडन डेथ हो ट्रॉमा की वजह से, और कोई काज मतलब अगर बंदे को ना पता चल रहा हो, तब स्पाइनल कॉर्ड को ओपन किया जाता है। या कन्वर्जन की वजह से बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में। अब बैटर्ड बेबी कौन से होते हैं, ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनके मतलब माँ बाप जो है ना, वो बच्चों को मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि हो सकता है बच्चा अनवांटेड हो, या वो यंग कपल हो, और अभी बच्चे का कोई प्लान ना हो, तो इस तरह के जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों को मारते हैं। तो उनमें भी आप लोग स्पाइनल कॉर्ड को ओपन कर सकते हैं। या किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है ना, उसने रिक्वेस्ट की है, तो तब नॉर्मली जब ऑटोप्सी करते हैं ना, तो स्पाइनल कॉर्ड को ओपन नहीं किया जाता। अच्छा जी, तो उसके बाद है कि जी इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी। तो उसमें आपने तीनों कैविटीज़ का एग्जामिनेशन करना होता है। सबसे पहले आप थोरैक्स का एग्जामिनेशन करेंगे। तो थोरैक्स को आपने जो कैसे मतलब इसकी कैविटी को कैसे ओपन करना होता है, तो सबसे पहले स्किन होगी, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा, जो भी सॉफ्ट टिश्यू होंगे, उन सबको कट कर लेना है और उनको साइड पर कर देना। उसके बाद आपने कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन जो होते हैं ना, उन सबको कट कर लेना होता है, और फिर आपने प्लूरा में हाथ डालना होता है कि, और चेक करना होता है कि जी वहाँ पे कोई ब्लड या फ्लूइड वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो होता है ना, उसको भी काट लेना होता है। फर्स्ट रिब की जो कार्टिलेज होती है, उसको भी काट लेना है, और चेस्ट प्लेट को सेपरेट कर लेना है। अब उसके बाद आपने मेडिएस्टिनम को चेक करना होता है। मेडिएस्टिनम को चेक करने के बाद आपने जो माउथ के फ्लोर पे होते हैं ना टिश्यू वगैरह, जो मसल वगैरह होते हैं, उनको काटना होता है। फिर जो टंग की अटैचमेंट होती है ना, उसको काट देना होता है, और टंग को बाहर निकाल लेना होता है। उसके बाद आपने जो लार्ज ब्लड वेसल होती हैं, जिसमें एओर्टा आ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी वगैरह आ जाती है, उनको काटना होता है, और उनको काटने के बाद आपने हार्ट को बाहर निकालना होता है। अब टंग को आपने एक पीस में जो है ना, वो रैप कर लेना होता है, और बाकी थोरेसिक ऑर्गन का आपने एग्जामिन कर लेना होता है। जब हम लोग थोरेक्स को ओपन करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें एक्सटर्नली रिब्स नजर आएंगी ना, तो रिब्स पे इंजरीज होंगी, जो वो आपने नोट कर लेनी है, और जो इंटरनली इंजरी होंगी आपने वो भी नोट कर लेनी है। अब उसके बाद आ जाता है अब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो अब्डोमिन का एग्जामिन कैसे करना होता है, सबसे पहले तो आपने जो होते हैं ना रेक्टस अब्डोमिनस मसल, उसमें एक छोटा सा सुराख बनाना होता है, उसमें होल प्रोड्यूस कर दिया। अब आपने हैंड की जो लेफ्ट और मिडिल फिंगर होगी ना, उसको उस होल में डाल के तो उस स्किन को ऊपर को उठा लेना होता है, फिर उसको काटना होता है। आपने अपवर्ड लेकर जाना होता है ज़ेफिस्टर्नल जॉइंट तक, और नीचे जो है ना, वो प्यूबिक सिम्फिसिस तक काट देना होता है। जैसे ही आप एब्डोमेन को काटेंगे, तो सबसे पहले तो आपको नजर आएगी थिकनेस ऑफ द फैट, कि बॉडी में जो है ना, वो फैट कितनी है। उसके बाद आपको नजर आएगा कि जो उसमें फ्लूइड कितना है पास, या कोई पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड वगैरह तो नहीं है।
उसके बाद आपने देखना होता है कि जी कोई गैंग्रीन वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन परफोरेशन तो नहीं है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन को देखना होता है, फिर रेक्टम जो होता है ना उसको दोनों साइड से लाइगेट कर देना होता है और उसकी कंटेंट को अपवर्ड मिल कर देना होता है। अब उसके बाद आपने डेथ वगैरह का कॉज वगैरह देखना होता है, सारा कुछ देख लेना है, इंजरीज वगैरह ब्रूजेस वगैरह देख लेनी है। अब उसके बाद ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये है कि जी कलेक्शन ऑफ विजरा आपने कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले जो है ना वो होता है कि जी कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन करनी क्यों होती है, फाइंड आउट करने के लिए कॉज ऑफ डेथ। क्योंकि कुछ ऐसे मतलब ऑर्गन लेवल पे कुछ ऐसे डैमेजेस आए होते हैं जो डॉक्टर को नहीं पता चलता, केमिकल एग्जामिनर के पास भेजना पड़ता है, कहीं पे कोई पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। तो वो सब कुछ चेक करने के लिए आपको जो है ना विजरा को के स्पेसिमेन को कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते होते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने कलेक्ट करनी होती है। तो बॉटल 1 में तो आपने स्टोमिक लेना होता है, उसको दोनों साइड से लाइगेट कर देना होता है। जैसे अगर ये स्टोमिक है ना तो इसको आपने दोनों साइड से लाइगेट कर दिया है, ये दोनों साइड से लाइगेट हो गया। अब आपने लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग इसको ओपन करना होता है, लेसर कर्वेचर को काटना है, अंदर से इसके कंटेंट निकाल लेने हैं और बॉटल 1 में डाल लेना है आपने। जो बॉटल 2 होती है ना उसमें 60 ऑunce लीवर डालना होता है, प्रेफरेबली राइट लोब लेनी चाहिए विद गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद सप्लीन लेने, हाफ सप्लीन है और 1 किडनी है। अब जो है ना बॉटल 3 है, बॉटल 3 में आपने स्मॉल इंटेस्टाइन लेनी होती है और अप टू 3 फीट होनी चाहिए उसकी मतलब लेंथ जो है। और बॉटल 4 में प्रिजर्वेटिव है और ये बॉटल 5 और 6 है। तो बॉटल 5 में जो है ना आपने ब्लड लेना होता है 5 to 10 ml और यूरिन लेना होता है 100 to 200 ml। अब जो है ना एक क्वेश्चन आता है कि जी ओपीएम की अगर पॉइजनिंग हो गया तो उसमें आपने कौन सा प्रिजर्वेटिव लेना है, मतलब कौन सा स्पेसिमेन लेना है। तो उसमें हम लोग ब्रेन को ले रहे होते हैं, ये आगे लिखा होगा, ये देखें कि एडिशनल विजरा एंड मटेरियल इन केसेस ऑफ पॉइजनिंग। तो अगर अल्कोहल होगा तो अल्कोहल के लिए पेरिफेरल वेन से ब्लड ले लें 100 ml या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ले लें। बार्बिचुरेट ओपीएम की पॉइजनिंग होगी तो आपने ब्रेन लेना होता है। साइनाइड की साइनाइड है, HCN है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोल गैस है, क्लोरोफॉर्म वगैरह है, इन सब के लिए भी ब्लड लेना होता है हार्ट से और हाफ ऑफ द ब्रेन लेना होता है। स्ट्रेकाइनन की पॉइजनिंग जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेकाइनन जो होती है ना इसकी जो सिम्टम्स आ रही होती है ना वो सारी टेट्रेंस लाइक होती हैं, सार्डोनिक्स और ग्रामेसिस वगैरह और जो ऑर्थोटोनस वगैरह होती हैं, ये सारी इसकी पॉइजनिंग उसी की तरह को होती है। उसमें आपने स्पाइनल कॉर्ड लेनी है, हार्ट लेना है और हाफ ऑफ द ब्रेन लेना है। बाकी जो आप लोग ले सकते हैं बोन मैरो ले सकते हैं, हेयर वगैरह। हेयर का स्पेसिमेन कब लेते हैं हम लोग, अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस वगैरह हो तो तब ले सकते हैं, नेल्स वगैरह या फिंगर प्रिंटिंग करनी हो, DNA फिंगर प्रिंटिंग करनी हो तो इन सब चीज़ों में हेयर का ले लिया, नील का, स्किन का ले लिया। अब पैथोलॉजिस्ट के लिए आपने ले लिया जो भी लेना था। अगर मतलब पैथोलॉजिस्ट के लिए क्यों लेने हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई ऑर्गन हो सकता है, उसमें कोई डिजीज़ हो सकती है, तो उस डिजीज़ को चेक करवाने के लिए आप पैथोलॉजिस्ट के लिए ले लेते हैं। आप उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह डालें, उस पर पोस्टमार्टम नंबर लिखना होता है आपने, जो मतलब रैपर होता है ना उस पर पोस्टमार्टम नंबर लिखना होता है, डेट एंड टाइम ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन लिखना होता है, नाम लिखना होता है, पुलिस वालों का नाम लिखना होता है, अपने पुलिस स्टेशन का नाम लिखना। अब आगे है कि जी आपने प्रिजर्वेटिव कौन से यूज़ करने होते हैं। तो सबसे पहले जो आपने प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है ना उसमें तो ये है कि जी आप कॉमन सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं, सब में ही यूज़ कर सकते हैं, सिवाय जो क्रोसिव एसिड होते हैं ना उनमें आपने ये नहीं यूज़ करना, लेकिन उसमें से भी आप कार्बोलिक एसिड के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो क्रोसिव एसिड होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक हो सकते हैं या मतलब या तो जो क्रोसिव एसिड होते हैं ना वो या तो ऑर्गेनिक हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या वेजिटेबल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक जो होते हैं उसमें ऑक्सैलिक एसिड वाले आ जाएंगे, जो इनऑर्गेनिक हैं उसमें H2SO4 HCl और HNO3 आ जाएगा, और जो वेजिटेबल एसिड होते हैं ना उसमें HCN आ जाएगा। तो ये क्रोसिव एसिड होते हैं, क्रोसिव एसिड में जितने भी आते हैं उन सब के लिए आपने जो है ना वो कॉमन सॉल्ट को यूज़ नहीं करना, लेकिन कार्बोलिक एसिड के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है ना वो 99% इथाइल अल्कोहल होता है, या आप मिथाइलेटेड स्पिरिट को यूज़ कर सकते हैं। उसमें 90% जो है ना वो इथाइल अल्कोहल होता है और 10% जो है ना वो मिथानॉल होता है। अब इसको आप लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। इसको भी आप सब में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको जो है ना वो एसिड के लिए यूज़ नहीं करना। कैम मैंने इसका निमोनिक बनाया हुआ है, सी से आ जाएगा, कार्बोलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, अल्कोहल है, फिर पी से फिनॉल है, पैराल्डिहाइड है और फास्फोरस है। कैप इसका निमोनिक है, तो आपने इनके लिए यूज़ नहीं करना। बाकी आप किसी भी एसिड के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड वगैरह हो गए तो उसके लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, HCN के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब 10% फार्मालिन जो होती है ना उसको भी आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये है कि जी यूरिन को आपने कहाँ पे कैसे प्रिजर्व करना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप जो है ना वो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं,
और आप लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज़ कर सकते हैं, थाइमोल को यूज़ कर सकते हैं, HCl और सोडियम बेंजोएट वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। जो कॉमन सॉल्ट आपने लेना होता है वो 150 टू 200 ml लेना होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट भी 150 टू 200 ml लेना है। थाइमोल के 5 ग्रेन लेने होते हैं। कंसनट्रेटेड HCl जो है ना उसके 5 मिलीग्राम आपने लेना है। सोडियम बेंजोएट को 1 ग्राम लेना है। अब उसके बाद आ जाता है कि जो ऑटोप्सी रेट क्या होता है। ऑटोप्सी रेट होता है कि जी नंबर ऑफ़ द ऑटोप्सी जो आप लोगों ने कंडक्ट की हैं, मतलब जो अथॉरिटी को नोटिफाई की हुई थी और फिर कंडक्ट की गई हैं, उसको कहते हैं ऑटोप्सी रेट। है कि जी ऑटोप्सी इंडेक्स क्या होता है। ऑटोप्सी इंडेक्स होता है कि जी टोटल कम्युनिटी में जितनी ऑटोप्सी कंडक्ट की गई हैं उसका ऑटोप्सी इंडेक्स कहते हैं। और ये ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये नोटिफाई कर रहा होता है अबाउट टोटल नंबर ऑफ़ द ऑटोप्सी और एफिशिएंसी ऑफ मेडिकल लीगल सिस्टम के बारे में। अब ऑटोप्सी इंडेक्स और ऑटोप्सी रेट में फ़र्क ये होता है कि ऑटोप्सी रेट जो है ना वो अथॉरिटी के कहने पर की जाती है, और जो ऑटोप्सी इंडेक्स होती है ना ये 2 लोग कर सकते हैं। कॉरोनर कर सकते हैं, नहीं तो मेडिकल एग्जामिनर खुद कर सकते हैं। अब ये ना 2 सिस्टम होते हैं, एक कॉरोनर सिस्टम होता है और एक होता है मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। हाँ, और एक होता है पुलिस इंक्वायरी और एक होता है मजिस्ट्रेट। ये 4 सिस्टम है। अब हमारे यहाँ जो यूज़ होता है वो पुलिस इंक्वायरी आ जाएगा, नहीं तो मजिस्ट्रेट वाला आ जाएगा। अब जो कॉरोनर सिस्टम होता है ना ये एक ऐसा बंदा होता है जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है, और जिसने मतलब वो ऑटोप्सी वगैरह परफॉर्म करवानी हो या एग्जीमेशन वगैरह करवानी हो, सारा कुछ उसने करना होता है। और एक होता है मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, ये USA में होता है। तो इसमें मेडिकल मैन जो होता है ना वो कह रहा होता है कि जो मतलब ऑटोप्सी की जाए, तो इसको हम लोग ऑटोप्सी इंडेक्स कहते हैं। जो कॉरोनर सिस्टम, जो कॉरोनर और मेडिकल एग्जामिनर जो है ना वो ऑर्डर कर रहा होता है ऑटोप्सी को के लिए, ठीक है, उसको आप लोगों ने ऑटोप्सी इंडेक्स कह देना, या टोटल नंबर ऑफ द ऑटोप्सी कंडक्टेड इन द पॉपुलेशन या कम्युनिटी। अब ऑटोप्सी के लिए ना कौन सा सेक्शन यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये MCQ पूछते होते हैं कि ऑटोप्सी के लिए जो है ना वो सेक्शन जो है ना 174 को यूज़ किया जाता है। और एग्जीमेशन अगर करवानी हो, एग्जीमेशन क्या होती है कि एक बंदे को ग्रेव से निकाल के फिर उसकी ऑटोप्सी करना, तो उसके लिए 176 यूज़ किया जाता है एग्जीमेशन के लिए, और ऑटोप्सी के लिए 174 को यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या ऑटोप्सी प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है ना ये होता है कि जी आपने ऑटोप्सी की, ऑटोप्सी से आपने जितनी भी फाइंडिंग्स निकाली उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया, उसको आपने ऑटोप्सी रिपोर्ट या ऑटोप्सी प्रोटोकॉल कह देना है। अब ये ना 2 तरह के होते हैं ये वाले डॉक्यूमेंट भी, या न्यूमेरिकल हो सकते हैं या जो है ना वो नरेटिव होते हैं। अब जो न्यूमेरिकल होता है ना उसमें ये होता है कि जी एक मतलब रजिस्टर होता है, उसमें सारी वो लिख दी जाती हैं, ऑर्डर्ड मैनर में लिखी जाती हैं जितनी भी फाइंडिंग्स आएंगी ऑटोप्सी की। और जो नरेटिव होता है ना जिसको ओपन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, इसमें ये होता है कि कैसे लिख दिया जाता है कि इसमें ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिन्होंने स्टोरीज बतानी हो। तो ये 2 तरह के होते हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट या ऑटोप्सी प्रोटोकॉल, 2 तरह के होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं और या नरेटिव होते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि जी हैज़र्ड इन एन ऑटोप्सी रूम। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बड़ी दफ़ा आया हुआ है पास पेपर में भी। तो इसमें सबसे पहले है कि जी मैकेनिकल हैज़र्ड कौन से हो सकते हैं। मैकेनिकल हैज़र्ड, अगर फ्लोर जो है ना वो स्लिपरी है तो उस पर अगर आप लोग गिर गए हैं तो इंजरी हो सकती है लिम्स वगैरह की। उसके अलावा जो है वो हैंड की इंजरी हो सकती है। हैंड की इंजरी कैसे हो सकती है, किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकती है, कोई नीडल प्रिक हो सकते हैं या बर्न हो सकता है हॉट वाटर में। अब हॉट वाटर को क्यों यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात तो रिगर मोर्टिस को तोड़ने के लिए हॉट वाटर को भी यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद है कि जो इंजरीज टू द बैक। अब बैक पे इंजरी क्यों आती है, जब आप हैवी कॉप्स को लेकर आ रहे होते हैं तो तब आ सकते हैं बैक पे इंजरी, या जो है ना वो आई की इंजरी। इसमें ना कॉर्नियल अल्सर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम लोग बोन की साइन करते हैं ना यानी उसको काटते हैं तो उसमें से जो डस्ट निकलती है ना वो आंखों में चली जाती है, तो कॉर्नियल अल्सर कर दिया हो जाता है। अब इनको जो है ना मतलब इनसे बचने का इनके लिए कौन सी प्रिवेंशन करनी चाहिए, तो एक तो जो है ना फ्लोर को ड्राई होना चाहिए। दूसरा, अगर आप लोग जो है ना ये कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल कैटरी वगैरह, तो उसको आप बंद भी करें टाइम टू टाइम। उसके बाद आ जाएगा कि जो कॉर्नियल अल्सर है, बोन की डस्टिंग अगर हो रही होती है, डस्ट जो है ना वो आइज़ में जा रही है, तो उसके लिए आप गोगल वगैरह लगा लें। हैंड्स जो हैं उन पर आप लोग जो है ना वो ग्लव्स वगैरह पहन के रखें, मास्क लगाएं, तो ये आ जाते हैं कि जी प्रिवेंशन क्या होगी। अब उसके बाद है कि जी बायोलॉजिकल हैज़र्ड में है कि जी कोई भी इन्फेक्शन है जो आप तक स्प्रेड कर गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं या फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद है कि जी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से या केमिकल इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड कौन से होने हैं। जो इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड है ना उसमें यह है कि जी इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकते हैं फॉल्टी अप्लायंस की वजह से, या मेटालिक ऑटोप्सी टेबल था वहाँ पे करंट जो है ना वो पास कर गया, आपको करंट लग गया, वेट फ्लोर हो सकता है उसकी वजह से हो सकता है। जो केमिकल हैज़र्ड है ना उसमें यह है कि जी एंटीसेप्टिक
एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट वगैरह जो है ना वो यूज़ किए, फिक्सेटिव यूज़ किया, उसने आपकी स्किन को जो है ना फिक्स कर दिया। अगर तो 15 मिनट तक कॉन्टैक्ट में रहेगी तो आपकी स्किन भी फिक्स हो जाएगी। अब उसके बाद आ जाता है रेडिएशन। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ की जाती है या आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये जो हैज़र्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में पूछते हैं कि इनकी प्रिवेंशन क्या है, तो वो भी आपने थोड़ी बहुत बता देनी है कि ग्लव्स वगैरह पहनने चाहिए, गॉगल लगाने चाहिए, मास्क यूज़ करें, इस तरह के आने चाहिए, फ्लोर वेट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल जो एप्लायंस होती हैं उनको इधर ध्यान देना चाहिए, जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको भी ध्यान से यूज़ करना चाहिए। तो ये हैज़र्ड हो जाते हैं। अब उसके बाद जो फीटल टॉक्सी है, ये इन्फेंटिसाइड के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है कि जी ऑटोप्सी आपने करनी है डिकम्पोज्ड बॉडी की। तो ऑटोप्सी का जो मेन मकसद होता है ना वो वही 3 रहने हैं कि जी आइडेंटिटी फाइंड करनी है, काज फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे। डिकम्पोज्ड बॉडी है, डिकम्पोज्ड बॉडी वो होती है जिसमें पुट्रिफिकेशन स्टार्ट हो गई हो, यानी गलना सड़ना शुरू हो गई है, तो उसको आपने डिकम्पोज्ड बॉडी कह देना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है। तो आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, ये जब आप लोग पर्सनल आईडी पढ़ेंगे तो फिर आपको ये डेड बॉडी की जो डिकम्पोज्ड बॉडी है उसकी ऑटोप्सी बड़ी जल्दी से याद हो जाएगी। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोग सेक्स देख सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, एज देख सकते हैं, एज जो है ना वो बोन से पता चल जाती है, टीथ वगैरह से पता चल जाती है, हेयर वगैरह से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं ना उनको भी आप लोग देख सकते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना मेल का, जो प्रोस्टेट होता है तो वो भी बड़ी लेट पुट्रीफाई करता है, और फीमेल की जो यूट्रस होती है वो भी बड़ी लेट पुट्रीफाई करती है। तो उससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेल है कि फ़ीमेल है। तो अब उसके बाद आ जाएगा कि जी फिंगर प्रिंटिंग आप लोग कर सकते हैं। फिंगर प्रिंटिंग के बाद आप हेयर देख सकते हैं, उनके कलर से पता लग जाता है, कलर से भी पता लग जाता है, और इसके अलावा टीथ वगैरह आ जाएंगे और उनके नंबर से भी पता लग जाता है, क्योंकि अगर बच्चे होंगे तो उनमें कम टीथ होंगे, 20 होते हैं मोस्टली उनमें जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, और अगर अडल्ट वगैरह होंगे तो उसका भी आपको पता चल सकता है। पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह क्लॉथिंग से कैसे पता चल जाता है, जैसे अगर पाकिस्तानी कोई होगा तो उसने शलवार कमीज़ पहनी होगी, कोई इंडिया का बंदा होगा तो उसने धोती वगैरह पहनी होगी। इस तरह बैंगल्स वगैरह से, वॉच से जो है ना आपको टाइम सेंस डेथ भी पता चल जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जो वॉच उसकी जो है ना वो सडनली स्टॉप हो गई हो जब कोई मतलब उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो, तो उससे भी आप लोगों को वॉच देख के भी आपको टाइम सेंस डेथ भी पता लग सकता है। कोई डेंटल एक्सरे कर लें, कोई भी एक्सरे अगर पुराना पड़ा हो तो उसको कंपेयर कर लें। उसके बाद जो है ना वो डेड बॉडी को देखें कि उसमें कोई गैस वगैरह है कि नहीं। अब देखो जब पुट्रिफिकेशन होती है ना तो उसमें ये होता है कि जी गैस बंदे में मतलब वो ब्लॉटिंग फीचर आना शुरू हो जाती है। तो जब गैस निकलती है ना तो वो बॉडी जो है ना वो प्रिजर्व होना शुरू हो जाती है और अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आना शुरू हो जाती है। तो उससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो पुट्रिफिकेशन है ये क्या चीज़ है, ये मैंने इस पर लेक्चर बनाया हुआ है थर्माटोलॉजी वाला, तो आप लोग वो देख सकते हैं पुट्रिफिकेशन को समझने के लिए। अब उसके बाद है कि जी काज ऑफ डेथ। काज ऑफ डेथ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर कोई बोन का फ्रैक्चर हो या स्कल वगैरह का कोई फ्रैक्चर हो सकता है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। जो हाइड बोन है ना इसका फ्रैक्चर जो है ना वो मोस्टली स्ट्रैंगुलेशन में होता है, तो इससे पता चल जाता है काज ऑफ डेथ का। क्लॉथ टाइड अराउंड द नेक, हैंड फिट, ये सारे इसको भी जो है ना वो एस्फिक्सियल डेथ कहते हैं, कि मतलब जो है रिस्पिरेटरी वे जो था उसको ब्लॉक की वजह से जो डेथ हुई है उसको एस्फिक्सियल डेथ आपने कह देना। एस्फिक्सियल डेथ पे भी मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं और आप लोग वो भी देख सकते हैं अगर आपने मतलब समझना हुआ एस्फिक्सियल डेथ को। तो अब उसके बाद है बुलेट्स जो है ना ये फायर आर्म इंजरी का बता देंगे कि जी फायर आर्म इंजरी की वजह से बंदे की डेथ हुई है। उसके अलावा कंडीशन ऑफ यूट्रस जो है ना वो क्रिमिनल अबॉर्शन का बता देगी। अबॉर्शन स्टिक वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं वहाँ पे। अब विजरा को आपने प्रिजर्व करना होता है। टाइम सिंस डेथ भी फाइंड करना होता है। टाइम सेंस डेथ जो है ना वो भी मैंने थैनाटोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, और उसमें जो है ना आप लोग 3-4 चीज़ें देख रहे होते हैं। रिगर मोर्टिस से आपको पता चल रहा होता है कि टाइम सेंस डेथ क्या है, पोस्टमार्टम लिविडिटी से आपको पता चल रहा होता है, पुट्रिफिकेशन से पता चल रहा होता है, बॉडी टेम्परेचर से पता चल रहा होता है। एडिपोसाइड फॉर्मेशन को आप लोग देख सकते हैं क्योंकि वो 3 वीक से शुरू होती है और 3 माह तक चलती है। बॉडी टेम्परेचर देख सकते हैं कि किस तरह से बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहता है। पुट्रिफिकेशन मोस्टली जो है वो 3 to 5 डे तक रहती है और ये शुरू हो जाती है 24 आवर तक शुरू हो जाती है। उसके अलावा पोस्टमार्टम लिविडिटी को आप लोग देख सकते हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी मोस्टली जो है ना वो 8 आवर तक डेवलप हो जाती है। रिगर मोर्टिस को देख सकते हैं। रिगर मोर्टिस जो है ना वो 12 घंटे में डेवलप होती है, 12 घंटे तक परसिस्ट करती है और अगले 12 घंटे में जो है ना वो डिसअपेयर करती है, यानी 36 आवर लग जाते हैं रिगर मोर्टिस को। अब उसके बाद है कि जी ऑटोप्सी ऑफ म्यूटिलेटेड बॉडी। अब जो म्यूटिलेटेड बॉडी होती है ना ये ऐसी बॉडी होती है जिसका मतलब कोई लिम्ब वगैरह आपको मिले या कोई डिसफिगर्ड हो, सिर्फ स्कल हो सकती है, मतलब सारे
बॉडी पार्ट्स ना हो आपके पास, तो इसको म्यूटिलेटेड बॉडी कहते हैं। कोई ना कोई हिस्सा कटा हो, फ्रैगमेंटरी रिमेन्स इसमें मिलते हैं आपको। तो अब आपने इसको कैसे करना होता है कि जी आइडेंटिफाई कैसे करना होता है इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले ये है कि जी सोर्स क्या है कि जी आपको एनाटमी आनी चाहिए। अब मतलब अगर आपके पास हैंड आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हैंड है या सॉफ्ट टिश्यू है या कौन सी जगह का ये कौन सा हिस्सा है, तो उसका आपको ये पता होना चाहिए। इफ़ पार्ट बिलोंग्स टू द सेम इंडिविजुअल, इसमें यह है कि जी डिफरेंट पार्ट्स आपको मिले, उनको आपने रखा और रखने के बाद पता चला कि ये तो एक ही बंदे के हैं, तो इसको आपने कह दिया कि जी अगर पार्ट्स जो है ना वो अचीव हुए हैं एक ही बंदे से, पार्ट्स अचीव फ्रॉम एक ही बंदे के थे, तो सेम इंडिविजुअल को बिलोंग करते थे। एज आप लोग कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया कि बोन वगैरह से, एपिफाइजिस के क्लोजर। उसके बाद है कि जी सेक्स से भी पता चल जाता है। सेक्स अगर प्रोस्टेट प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब है कि जी मेल है, यूट्रस होगी तो इसका मतलब है कि जी फीमेल है। तो इसके भी आप लोग देख सकते हैं इंटरनल जेनिटेलिया का जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वगैरह कर सकते हैं, या इनके ना न्यूक्लियर सेक्सिंग कर सकते हैं। जो न्यूक्लियर सेक्सिंग होती है ना, इसे बंदे को पता चल जाता है कि जी एक्स क्रोमोसोम है कि या वाई क्रोमोसोम है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे पर्सनल आईडी में इंशाल्लाह। तो इसमें जो है ना वो बार बॉडीज़ वगैरह देखनी होती हैं, तो उसे पता चल जाता है कि जी कौन सा है इसमें क्रोमोसोम में कौन सी क्या चीज़ है, मतलब ये मेल है कि जी फीमेल है। उसके बाद स्टैचुअर को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद उसकी रेस को देख सकते हैं। रेस से कैसे पता चलता है कि जैसे रेस जो है ना वो भी 2-3 है। निग्रो रेस आ जाती है, तो निग्रो जो होते हैं वो ज़रा मोटे मोटे, उनके होंठ जो है वो मोटे मोटे होते हैं, थोड़े से वो काले होते हैं, और नोज़ जो है नेज़ल अपर्चर उनका ब्रॉड होता है। तो इससे भी पता चल जाता है कि जी कौन सा ये बंदा है, यानी कि ये एशियन कंट्री को बिलोंग कर रहा होता है, कोई यूरोपियन है वगैरह, तो ये सारा पता चल जाता है। उसके बाद आइडेंटिटी आप लोग जो है ना फिंगरप्रिंट कर सकते हैं, डेंटल स्टेटस को देख सकते हैं, तो उससे भी पता चल जाएगा। काज ऑफ डेथ कैसे पता चलेगा, इसमें आपने देखना होता है कि जी कोई बुलेट वगैरह तो नहीं है या कोई और चीज़ है, कोई वेसल वगैरह जो है ना उसमें साइनोसिस तो नहीं हुआ। तो अगर साइनोसिस होगा तो इसका मतलब है कि जी एस्फिक्सियल डेथ थी। तो ये वाली सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है कि जी टाइम्स इन डेथ जो है ना वो पुट्रिफिकेटिव चेंजेस से पता चल होता है। अब पुट्रिफिकेटिव चेंजेस की हमने पहली बात कर ली है। अब जो स्पेशल प्रोसीजर है तो ये जब आप लोग जो है ना वो पढ़ेंगे डिफरेंट चैप्टर, तो उसमें ये सारे कवर हो जाते हैं। अब उसके बाद आ जाता है कि जी ऑटोप्सी, पॉजिटिव ऑटोप्सी कौन सी होती है। ये वाला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़ी दफ़ा पूछा भी हुआ है पास्ट पेपर में। तो अब पॉजिटिव ऑटोप्सी कौन सी होती है, ये वो वाली ऑटोप्सी होती है जिसमें आप एक बंदा आया जिसकी ऑटोप्सी करनी थी, तो आपने ऑटोप्सी कर दी, तो ऑटोप्सी से आपको काज ऑफ डेथ पता चल गया, तो इसको आपने कह देना है पॉजिटिव ऑटोप्सी। अब नेगेटिव ऑटोप्सी क्या होती है। नेगेटिव ऑटोप्सी होती है कि जिसमें आपने ऑटोप्सी की लेकिन आपको काज ऑफ डेथ पता नहीं चला। अब क्यों नहीं पता चला, इसकी डिफरेंट रीज़न होती हैं। टाइप इसकी क्या है कि जी ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी है या सूडो नेगेटिव ऑटोप्सी है। अब सूडो नेगेटिव ऑटोप्सी जो होती है ना, इसमें होता है कि जी मेडिकल मैन जो है ना उसकी मोस्टली गलती होती है, और जो ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी होती है ना इसमें ये होता है कि जी बॉडी मतलब डेथ ही इस तरह से हुई है कि जी कोई फाइंडिंग ही नहीं है। जैसे सडन डेथ अगर हो, फैटल पीरियड फॉर एग्जांपल फैटल पीरियड बहुत शॉर्ट था, जैसे वेगल इनहिबिशन हो गया, हार्ट की मायोकार्डियल फेलियर हो गया, कोरोनरी स्पैस्म हो गया, जिसकी वजह से बंदे को पता ही नहीं चला कि जी क्या था, मतलब कॉज ऑफ डेथ क्या है। या फाइंडिंग इतनी माइनर होती हैं कि बंदा कह ही नहीं सकता कि ये कॉज ऑफ डेथ था। जैसे एक बंदा जो है ना वो स्कफल करता है दूसरे बंदे के साथ, यानी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, एक बंदे में पहले से कार्डियोपल्मोनरी डेफिशिएंट था तो डेथ हो गई है। तो अब मतलब पता ही नहीं चलता, फाइंडिंग जो है ना वो बहुत कम होती हैं जिससे आप काज ऑफ डेथ फाइंडिंग नहीं कर सकते। अब उसके बाद ये है कि जी इंडिकेटर जो है ना, मतलब हमारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं या मेथड है इन्वेस्टिगेशन के, वो भी इंडिकेटर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से डेथ हुई है, पैराथायरॉइड ग्लैंड की लीजन थी, एड्रीनल ग्लैंड की लीजन थी, तो हमें पता नहीं चलेगा। अब सूडो नेगेटिव ऑटोप्सी क्यों आती है। सूडो नेगेटिव ऑटोप्सी जो है ना इसमें ये होता है कि जी लैप्सेस होते हैं। किस में लैप्सेस होते हैं, हिस्ट्री में, यानी सही तरह से हिस्ट्री नहीं ली, या केसेस ही इस तरह से थे कि हिस्ट्री नहीं ली गई, या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ठीक नहीं हुआ, इंटरनल एग्जामिनेशन ठीक नहीं हुआ, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं ठीक हुआ, टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं ठीक हुआ, या जो मेडिकल मैन था उसमें लैप्सेस थे। मेडिकल मैन जो है ना वो केयरलेस हो सकता है या मतलब सही तरह से ऑटोप्सी नहीं कर सकता। अब इसको हम लोग जो है ना NRA से कवर करेंगे, उस पर ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, वैसे तो इस पर भी अच्छा लिखा हुआ है, आप लोगों की मर्ज़ी, आप जहाँ से मर्ज़ी कर लेना जी। तो ये है कि जी NRA से हम लोग देख रहे हैं कि जी नेगेटिव ऑटोप्सी में क्या कौन कौन से काजेज़ हैं। इसका ये है कि NRA जो है ना ये ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। शहबाज भी अच्छी बुक है, लेकिन NRA का मतलब वो आपकी जो है ना वो सजेस्टेड बुक है, तो इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हिस्ट्री नहीं ठीक ली, एग्जाम्पल कौन सी, एनाफाइलैक्टिक शॉक था,
या निमोथोरेक्स था, वेगल इनहिबिशन है, एपिलेप्सी वगैरह है। तो इनमें एडिक्वेट हिस्ट्री नहीं थी। ये एग्जांपल आपने याद करनी है। उसके बाद है कि जी मेडिकल मैन में लैप्सिस थे, उसकी ट्रेनिंग नहीं थी जिसकी वजह से उसको पता ही नहीं चला कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ थी, क्रोनिक स्पैज़म था या कोई क्रोनिक आर्टरी का ओक्लूजन था। अब होता ये है कि जी बंदे ने जो है ना वो ट्रेनिंग ली नहीं होती मेडिकल मैन ने, तो वह ऐसे जैसे ही एमओ अपॉइंट होता है तो उसको अगर कह दिया जाए कि आप ऑटोप्सी करें तो उसको पता होता नहीं है कि करना क्या है। तो फिर अगर इस तरह की कंडीशन हो तो फिर उसको काज ऑफ डेथ तो वैसे ही पता नहीं चलता। तो ये मेडिकल एग्जामिनर में लैप्सेस आ जाएंगे। उसके बाद है कि जी लैप्सेस इन एग्जामिनेशन एक्सटर्नल में, इंटरनल में और लैब में। अब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो होता है ना, इसमें ये होता है कि अगर इलेक्ट्रो ऑक्शन की वजह से डेथ हो तब भी बंदे को पता नहीं चलेगा। कोई इंजेक्शन लगाया है किसी ने, इंट्राकार्डिक इंजेक्शन, तो उससे पता नहीं चलेगा। या ड्रग एडिक्शन है, या कोई स्नेक बाइट है, या स्पाइडर बाइट है, या स्कॉर्पियन वगैरह ने बाइट कर दिया तो उससे भी पता नहीं चलेगा। जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है उसमें एयर एम्बोलिज्म अगर हो गया तब नहीं पता चलेगा, न्यूमोथोरेक्स है, क्रोनिक स्पैज़म या डिस्टल क्रोनिक आर्टरी ओक्लूजन है, तो उससे भी पता नहीं चलेगा। अब लैब में हिस्टोलॉजिकल और टॉक्सियोलॉजिकल है। अब ये है कि जी आपने स्पेसिमेन भेजे, उन स्पेसिमेन को मतलब वो स्टडी किया गया लेकिन कोई इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया काज ऑफ डेथ के लिए। अब इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा है। इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा है कि जी किसी ऐसी जगह पे बहुत कम ट्रॉमा है, कंकशन वगैरह हो सकता है, फैट और एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, डेल्रियम ट्रीमेंस। जो डेल्रियम ट्रीमेंस होते हैं ना, ये अल्कोहल के ओवरडोज की वजह से हो रहे होते हैं। मतलब अगर बंदे ने ज़्यादा ही अल्कोहल पी ली हो तो डेल्रियम ट्रीमेंस आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें हेलुसिनेशन होती है, सीजर वगैरह होते हैं, ट्रेमर वगैरह होते हैं। ऐसे नोड एवी नोड की पैथोलॉजी हो सकती है। पोलीआर्ट्राइटिस निडोजा, जो पोलीआर्ट्राइटिस निडोजा होती है ना, इसमें ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल होती है। इसमें होता है कि जी एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है ना वो जाके वेसल में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो पोलीआर्ट्राइटिस निडोजा हो जाती है। अब उसके बाद पैथोलॉजी ऐसे नोड की, एवी नोड की, बंडल ऑफ फिश की और मायोकार्डाइटिस वगैरह आ जाएगा। या ट्रोमा जो है ना वो कंसील साइड पे था। कंसील साइड पे फायरआर्म इंजरी नॉस्ट्रल में वगैरह की हुई थी, ईयर में, पैलेट में, अटलांटो ओसिपिटल, अटलांटो एक्सियल जॉइंट वगैरह में, या डिसलोकेशन हो रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी वगैरह हो जाए। अब ये सारे थे कि जी हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री ठीक नहीं ली, मेडिकल मैन ठीक नहीं था, एग्जामिनेशन ठीक नहीं हुआ, ट्रॉमा ही बहुत कम था, या जो है ना कि जी ट्रॉमा जो है वो कंसील साइड पे था। इन सब की वजह से आ रही होती है नेगेटिव ऑटोप्सी। अब आपने ये टेबल जो है ना वो एनआरए से कर लेना। ये पेज नंबर 126 है, तो आप लोग एनआरए से कर लीजिएगा। अब उसके बाद है कि जी ऑब्सक्योर ऑटोप्सी क्या होती है। अब इसमें ये होता है कि जी आपका मेडिकल मैन भी ठीक था, हिस्ट्री भी एडिक्वेट थी, आपने एग्जामिनेशन भी सारा कुछ सब कुछ ठीक किया है, लेकिन फिर भी कॉज ऑफ डेथ नहीं पता, तो इसको आपने कह देना ऑब्सक्योर ऑटोप्सी। ये कोई वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी डेफिनेशन देख लीजिएगा। अब उसके बाद आ जाता है कि जी ऑटोप्सी इज़ अ डायलॉग। ऑटोप्सी एक डायलॉग है, किसके दरमियान, डेड बॉडी के दरमियान और मेडिकल एग्जामिनर के दरमियान ये एक डायलॉग होता है। तो अब ये बता क्या रही होती है हमें, वही कि हमें आइडेंटिटी के बारे में बताएगी, काज के बारे में बताएगी, मोड के बारे में, मैनर के बारे में, टाइम सिंस डेथ बताएगी, इन्फेंटिसाइड का सब कुछ इसने बताना होता है। तो इसके लिए जो है ना, जो मेडिकल एग्जामिनर होता है ना, वो डेड बॉडी से ये वाले सवाल पूछ रहा होता है, हु आर यू, कि आइडेंटिटी क्या है उसकी। अब आपको किसने मारा है, या व्हेन वर यू हर्ट एंड व्हेन डिड यू बिकम इल, काज ऑफ डेथ क्या है, या कौन सी जगह पे थे आप, और वायलेंस की वजह से हुई है कि नहीं, मोड ऑफ डेथ क्या था, यानी कौन सा सिस्टम पहले फेल हुआ है, मैनर ऑफ डेथ क्या था, यानी एक्सीडेंटल थी, होमोसाइडल थी, सुसाइडल थी, क्या मैनर था आपकी डेथ का, और अगर किसी ने आपको किल किया है तो कब किल किया है, यानी टाइम सिंस डेथ क्या था। अब व्हाट वाज द पोजीशन एट द टाइम ऑफ डेथ, पोजीशन भी पूछते होते हैं। तो पोजीशन का क्या होता है, मतलब अगर पोजीशन का कैसे पता चलता है, तो ये रिगर मोर्टिस भी बता रही होती है, पोस्टमार्टम लिविडिटी जो है ना, ये सबसे बेहतर मतलब आपको पोजीशन का बता रही होती है। तो ये ऑटोप्सी जो है ना, ये एक डायलॉग होती है। अब जो मोड ऑफ डेथ होते हैं ना, मोड ऑफ डेथ 3 होते हैं, ये मैंने थैनाटोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूँ। एस्फिक्सिया होता है, सिंकोप होता है, या कोमा होता है। एस्फिक्सिया में होता है कि जी रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, वो रिस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर की वजह से अगर डेथ हुई है तो इसको एस्फिक्सिया कह देना है। सिंकोप होता है कि जी अगर सीवियर सिस्टम जो है ना उसके फेलियर की वजह से डेथ हुई है तो सिंकोप आ जाएगा। उसके बाद कोमा है, कोमा सीएनएस सिस्टम के फेलियर की वजह से। अब जो है ना एस्फिक्सिया में ये आगे से लिखा हुआ है टार्डस
हार्ट स्पॉट होता है पेटिकल हेमरेजेस भी इनको कहते हैं। अब पेटिकल हेमरेजेस क्या चीज़ होते हैं? पेटिकल हेमरेजेस जो होते हैं ना, इसमें ये होता है कि जब साइनोस्ट हो जाता है बंदा, यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ब्लड फ्लो की वजह से, तो जो कैपिलरीज होती है ना वो डायलेट कर जाते हैं, डायलेट करने की वजह से वो रप्चर कर जाते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल रेड कलर के जो है ना वो डॉट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। स्किन पे हो सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह पे हो सकते हैं। तो ये पेटिकल हेमरेजेस हो जाते हैं। जो पेटिकल हेमरेजेस होते हैं ना, जब ओलिएंडर की पॉइजनिंग होएगी ना, ओलिएंडर की पॉइजनिंग, तो उसमें पेटिकल हेमरेजेस बनते हैं हार्ट पे, और ये इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है। अब उसके बाद आ जाता है कि जी एक्सह्यूमेशन है। उसके बाद ये टाइम सिंस डेथ का भी अगर हम लोग देख लें, ये पुट्रिफिकेशन का, तो ये वैसे पुट्रिफिकेशन के चेंजेस का मैंने बताया हुआ है थैनाटोलॉजी के टॉपिक में, लेकिन अब फिर से बता दूं कि ब्लोटिंग ऑफ द फेशियल फीचर तो 36 to 48 आवर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन एनआरए पे और जो एनआरए पे जो है ना वो उन्होंने लिखा हुआ है कि जी 18 to 36 आवर में ब्लोटिंग आ रही होती है। मार्बलिंग का 36 to 48 आवर ही है, ब्लिस्टर वगैरह भी यही है। अब उसके बाद जो नीचे वाले हैं ना, इन सब का मैंने पबजी किया हुआ है। निमोनिक पी से आ जाएगा कि जी पीलिंग ऑफ द स्किन, ए से आ जाएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में चेंजेस, बी से आ जाएगा कि जी अब्डोमेन की बस्टिंग हो रही है, और जे से आ जाएगा ग्रेविड यूट्रस। तो इन सब के लिए 48 to 72 आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्टमार्टम इंटरवल क्या होता है। पोस्टमार्टम इंटरवल होता है कि जी डेथ से लेकर पोस्टमार्टम तक जो टाइम गुजरा है, डेथ से लेकर पोस्टमार्टम तक, उस टाइम को हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम इंटरवल। और इसको फाइंड कैसे करते हैं? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रेक्टम टेम्परेचर से माइनस करके रेट ऑफ फॉलिंग पर आवर पे डिवाइड कर देते हैं। जो रेट ऑफ फॉलिंग होता है ना पर आवर, ये मोस्टली जो है ना वो 1.5 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन जो सिम्पसन था उसने कहा था 2.5 डिग्री होता है, लेकिन लेते ये 1.5 डिग्री ही है। तो ये इसको पोस्टमार्टम इंटरवल कह देते हैं। अब उसके बाद है कि जी ऑटोप्सी टेल अबाउट पॉइजनिंग। तो ये मैंने आपको बताया था पोस्टमार्टम लिविडिटी का, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर पॉइजनिंग होगी तो चेरी रेड आ जाएगा, HCN की पॉइजनिंग होगी तो ब्रिक रेड कलर आ रहा होता है, कॉपर सल्फेट की वजह से ब्लू कलर आ रहा होता है। तो ये पोस्टमार्टम कलर भी होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से येलो कलर आता है, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से भी ब्लैक होता है, ओपियम की वजह से ब्लैक होता है, फास्फोरस की वजह से ब्राउन आ रहा होता है। अब कुछ अडोर भी आ रही होती हैं। अडोर का मैंने आपको बताया था, फ्रूटी अडोर अगर होगी तो इथाइल अल्कोहल है। कैरोसिन वाली जो होती है ना वो ऑर्गेनो फास्फोरस में आ रही होती है, कैरोसिन में आ रही होती है। फिनोलिक अडोर जो है ना वो कार्बोलिक एसिड में आ जाएगी। जो गार्लिक लाइक अडोर होती है ना वो आ रही होती है आर्सेनिक में आ रही होती है, फास्फोरस में, थेलियम में। अब जो ऑर्गेनो फास्फोरस होते हैं ना इनमें भी गार्लिक लाइक अडोर आ रही होती है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसकी रोटन एग की तरह की होती है, जिंक सल्फाइड की फिशी होती है, कनाबस इंडिका की जो है ना वो बर्नट रोप की तरह की होती है। अब जो ओपियम होता है ना उसकी फ्लैशी अडोर होती है। तो ये मतलब पूछते होते हैं कि कौन सी अडोर होती है उसकी। अब ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन जो है ना वो HNO3 ने देना होता है, ये बात भी याद करने वाले थे। अब चेन ऑफ कस्टडी जो है ना ये पहले मैंने बता दिया कि डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। जो पुलिस होती है उसने वो पहले तो डेड बॉडी डॉक्टर के पास लेकर आएगी, डॉक्टर ने जो है ना वो विजरा को प्रिजर्व किया, पुलिस के हाथ जो है ना मेडिकल एग्जामिनर के पास भेज दिया, केमिकल एग्जामिनर ने वो किया, उसकी रिपोर्ट बनाई, उसने डॉक्टर के पास भेजी, डॉक्टर ने फिर से पुलिस को दे दी, पुलिस ने आगे से जो है ना वो कोर्ट में सबमिट कर दी। तो ये होती है चेन ऑफ कस्टडी। अब उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एक्सह्यूमेशन जो है, ये बड़ी दफ़ा पास पेपर में भी आया हुआ है और ये वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सह्यूमेशन क्या होती है? एक्सह्यूमेशन होती है कि जी अगर किसी को मतलब दफना दिया गया है, बड़ी कर दिया गया है, तो अब उसको उसकी डिगिंग आउट करके उसको बाहर निकाल के फिर उसकी ऑटोप्सी करना या उसकी री एग्जामिनेशन करना, तो उसको हम लोग कह देते हैं एक्सह्यूमेशन। अब एक्सह्यूमेशन में जो है ना वो 3 डॉक्टर रिक्वायर होते हैं, 3 पार्टीज़ होती हैं। एक तो मजिस्ट्रेट आ जाएगा, दूसरा पुलिस वाला बंदा आ जाता है, और तीसरा होता है कि जी 3 डॉक्टर होते हैं। इसके बाद है कि जी एक्सह्यूमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो एक्सह्यूमेशन अगर कोई फॉल प्ले हो, यानी कोई मतलब फॉल प्ले आप सस्पेक्ट करें तो उसमें करना पड़ता है। काज ऑफ डेथ ना पता चला, आइडेंटिटी का पता ना चले, या जो है ना वो कोई डॉक्यूमेंट साथ में बड़ी कर दिए गए हों। अब इसमें ये था कि जी डॉक्यूमेंट को निकालने के लिए ये किया जाता है, डेड बॉडी को चेक किया जाता है। अब इसमें ना एक फ़िल्म मैंने देखी थी, उसमें उसका नाम था पानी चे मदानी। तो उसमें भी यही था कि जी डॉक्यूमेंट जो है ना उनकी वो एक डॉक्यूमेंट ही समझ लें
वो लॉटरी की एक टिकट होती है, तो वो डेड बॉडी के साथ ही बरीड हो जाती है, तो डेड बॉडी को वो डिग आउट करते हैं, तब वो निकालते हैं। अब उसके बाद है कि जी परमानेंट ब्यूरियल। परमानेंट ब्यूरियल क्या चीज़ होती है? इसमें ये होता है कि जी एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि मुझे ना मतलब मेरे घर के पास दफनाया जाए, लेकिन अब उसकी डेथ कहीं और हो गया है, ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उसको अगर थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बरी कर दिया गया है, तो अब उसकी प्लेस चेंज करनी हो तो उसके लिए। अब ऑथराइजेशन की अगर बात करें तो पाकिस्तान में और इंडिया में इसकी कोई लिमिट नहीं है। फ्रांस में 10 साल तक, मतलब अगर डेड बॉडी को बरी किए हुए 10 साल हो गए तब उससे पहले आप लोग उसकी एग्जीमेशन कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। जर्मनी में 30 साल है और इंग्लैंड में इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि जी आपने जो है ना पहले तो आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, नेसेसरी प्रेपरेशन कर ली, फिर आइडेंटिफिकेशन कर ली ग्रेव की। आइडेंटिफिकेशन किसने करनी होती है? केयर टेकर करेगा, नहीं तो जिसने मतलब ग्रेव को डिग किया था वो बंदा ग्रेव डिगर कर देगा, नहीं तो कोई रिलेटिव या फ्रेंड वगैरह बता देगा कि ये उसकी वो ग्रेव है, तो उस लिहाज से आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद ये है कि जी डेड बॉडी को रिमूव किया जाता है। डेड बॉडी को रिमूव कर लिया, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन आपने कर ली, फिर आपने कलेक्शन करनी होती है सैंपल की। अब अबव द बॉडी भी लेनी होती है, बिलो द बॉडी भी लेनी होती है, उसकी साइड से भी लेनी होती है, और डिस्टेंस प्लेस से आपने कंट्रोल सैंपल भी लेना होता है। अब ये ना मोस्टली आर्सेनिक की पॉइजनिंग में किया जाता है। अब उसके बाद है कि जो ऑटोप्सी एग्जामिनेशन आपने करना होता है। ऑटोप्सी एग्जामिनेशन जो होती है ना, इसकी सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस ये है कि जी पहले तो आइडेंटिफिकेशन होगी, जो मेन होती है ना वो ये होता है कि पहले क्लॉथ का एग्जामिनेशन है, फिर बॉडी का है, फिर अब्डोमिनल कैविटीज़ या जितने भी कैविटी हैं तीनों कैविटीज़ का होता है, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आपने जो है ना वो विजरा को कलेक्ट करना होता है, फिर आपने बॉडी को जो है ना वो दोबारा से स्टिच कर देना होता है और उसको डिलीवर कर देना होता है। अब पहले आइडेंटिफिकेशन का लिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, इंटरनल एग्जामिनेशन है, फिर आपने फ्रैक्चर वगैरह को देखना है, फिर आपने विजरा का कलेक्शन करना है। अब अगर एग्जीमेटेड जो बॉडी है, ज़ाहिर है उसमें पुट्रिफिकेशन तो हुई होगी, डिकम्पोजिशन भी हो सकता है हुई हो, तो हो सकता है कि उसमें जो है ना वो विजरा ना हो, लेकिन शेपलेस मैस और होमोजीनियस सैंपल वगैरह हो, तो आपने वही कलेक्ट कर लेने हैं। बाकी उसका हेयर, नेल, टीथ वगैरह को आप लोग कलेक्ट कर लें। बैक्टीरियोलॉजिस्ट के लिए कोई सैंपल नहीं होता, क्यों? क्योंकि पुट्रिफिकेशन जो है ना वो होनी बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो आप मतलब उसके लिए कोई सैंपल नहीं ले सकते। तो उसके बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाती है, वो आपने प्रिपेयर करनी है और दे देनी है। ये एक प्रोसीजर होता है। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसके बाद उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपने उसके सैंपल लेना होता है अर्थ का वहाँ से, फिर उसके बाद ऑटोप्सी का एग्जामिनेशन सारी सीक्वेंस से करना है, कलेक्शन करनी है विजरा की, और फिर उसके जो है हेयर, नेल, टीथ को कलेक्ट कर लेना और ऑटोप्सी रिपोर्ट बना के उसको भेज देना है। अब उसके बाद जो है ना प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए? सबसे पहले तो डे लाइट में करना है। डे लाइट के बाद आपने हमेशा उसको डे लाइट में या ओपन लाइट वगैरह में कंडक्ट करना होता है। वेंटिलेशन शुड बी एडिक्वेट, क्योंकि वहाँ पे स्मेल इतनी ज़्यादा होनी है। अब अगर आप जो है ना वो विंड साइड के अगर इधर से हवा इधर को जा रही थी, तो आप लोग अगर इधर खड़े हो जाते हैं तो इतनी ज़्यादा स्मेल होनी है कि आपका बुरा हाल हो जाना है, इसलिए आपने हमेशा इस साइड पे खड़े होना है, ठीक है। अब उसके बाद फेस मास्क आपने पहन के रखना है, इम्प्रेग्नेटेड इन KMNO4 में, ठीक है। ग्लव्स वगैरह पहन लें, और अगर कोई नेक्रोप्सी वाउंड था ना तो उसके लिए आपने हैंड जो है ना वो इमीडिएटली वॉश कर लेना है, अगर टच वगैरह हो गया, या डिसइंफेक्टेंट में डिप कर लेने हैं। अब डिसइंफेक्टेंट को बॉडी के मतलब साइड पे भी आपने स्प्रिंकल करना है, लेकिन बॉडी के ऊपर नहीं करना। उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो होता है ना उसने विटनेस देनी होती है कि आइडेंटिफिकेशन ग्रेव की आइडेंटिफिकेशन का बताना होता है। लिमिटेशन क्या है एग्जीमेशन की? एक तो ये कि जी टाइम बड़ा गुजर गया होता है, तो सारी फाइंडिंग्स जो होती है ना वो लॉस हो जाती हैं। सॉफ्ट टिश्यू की फाइंडिंग्स जो है ना वो भी एब्सक्योर हो जाती हैं। पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है कि जी आर्टिफैक्ट्स वो वाली चीज़ें होती हैं जो कि बंदे में जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो गई हैं, यानी जो डेड बॉडी है उसमें इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन कॉज ऑफ डेथ के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जी टाइम ऑफ डेथ पे बॉडी की कंडीशन क्या थी। उसके बाद है इन्वायरमेंटल कंडीशन सॉइल की या ग्रेव की। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी कोई वैल्यू की नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो डिकम्पोजिशन की वजह से ना सारी सेल डिटेल जो होती है ना वो लॉस हो जाती है। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस है। इसमें ये होता है कि जी कुछ पॉइजन होते हैं, जैसे वेजिटेबल पॉइजन जिसमें HCN आ जाता है, ये जो है ना बड़ी जल्दी जो है ना ये डिसअपेयर कर जाते हैं जैसे बंदे की डेथ होती है। तो ऐसी चीज़ों में जो है ना वो ऑटोप्सी एग्जीमेशन जो है ना ये उसकी एक लिमिटेशन आ जाएगी। या दूसरी लिमिटेशन ये होती है, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो होती है ना वो ये होता है कि मेडिकल एग्जामिनर जो होता है ना उसको पता कुछ नहीं होता और एमए एग्जीमेशन करने तो चला जाता है,
तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है कि मेडिकल एग्जामिनर जो है ना वो अनट्रेंड होता है और इनएक्सपीरियंस्ड होता है, जिसकी वजह से वो उसको तो मतलब अगर उससे ऑटोप्सी करवाई जाए तो उसको तो ऐसे ही डेड बॉडी पे पता ना चले। तो अब एक बॉडी एक्सह्यूम्ड हो गई है तो अब उस पर तो उसको वैसे ही नहीं पता चलना है, एक्सहिमेशन में यानी पुट्रिफिकेशन एक बॉडी की हो चुकी है। तो ये था कि जी ये होती हैं सारी इसकी लिमिटेशन वगैरह एक्सहिमेशन की। अब उसके बाद आ जाता है कि जी आर्टिफैक्ट्स क्या चीज़ हैं। अब आर्टिफैक्ट्स होता है कि जी कोई भी ऐसी मतलब फाइंडिंग्स जो कि डेड बॉडी में आ गई हैं लेकिन उन्होंने काज ऑफ डेथ को कंट्रीब्यूट नहीं करना, तो उसको आपने आर्टिफैक्ट्स कह देना है। अब जो है ना ये दो वर्ड का कम्बिनेशन होता है, आर्टिफिशियल और फैक्ट्स। अब टाइप्स क्या होती हैं? टाइप्स इसकी ना दो होती हैं। एक तो ये कि जी डेड बॉडी के मरने के बाद, मरने से लेकर पोस्टमार्टम इंटरवल तक यानी पोस्टमार्टम तक जो इसमें फाइंडिंग इंट्रोड्यूस हुई उसको आपने आर्टिफैक्ट्स कह देना। या दूसरा ये है कि आप ऑटोप्सी कर रहे थे आप, तो उसके दरमियान जो हुई है ना वो मतलब जो भी कुछ हुआ है उसमें जो भी आर्टिफैक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो दूसरी टाइप से इसकी ये आ जाती हैं। अब जो है ना बिटवीन द डेथ एंड ऑटोप्सी में जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना उसमें सबसे पहले तो एंगोनल आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। एंगोनल आर्टिफैक्ट्स होते हैं कि स्टोमक से जो फ्लूइड रहता है उसकी रिगर्जिटेशन हो जाती है और रिस्पिरेटरी पैसेजवे में आ जाता है। तो इसको जो है ना वो बंदा कह सकता है कि जी निमोनाइटिस वगैरह हो गई है या इस तरह की चीज़ें। तो जो है ना काज ऑफ डेथ जो है ना वो मतलब वो गलत हो जाता है, फिर काज ऑफ डेथ का पता नहीं चलता बंदे को क्योंकि आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। अब उसके बाद है रिजरेक्शन आर्टिफैक्ट। रिजरेक्शन आर्टिफैक्ट जो होते हैं ना इसमें सबसे पहले तो यह है कि जो इंजेक्शन मार्क जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाया हो, जैसे कोई इंट्राकार्डियक इंजेक्शन लगाया हो एपिनेफ्रिन वगैरह का ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, तो उसमें जो है ना वो हार्ट पे ब्रूजिंग वगैरह हो सकते हैं या ब्लड की कलेक्शन हो सकती है पेरिकार्डियम में। तो ये भी इस तरह से किया जा सकता है कि हो सकता है कोई इंजरी वगैरह हुई हो, ये मतलब गलत काज ऑफ डेथ हो जाता है ना कि इंजरी वगैरह हुई है या जिसकी वजह से कलेक्शन हो गई है फ्लूइड की या ब्लड की पेरिकार्डियम में, तो ये एक आर्टिफैक्ट्स आ जाएगा। उसके बाद कार्डियक मसाज है तो इसमें फ्रैक्चर ऑफ रिब्स हो सकता है, फैट एंड बोन मैरो एम्बोलिज्म वगैरह बन सकते हैं। तो फ्रैक्चर ऑफ रिब्स से ये भी पता लग सकता है कि जी जैसे वो एस्फिक्सियल डेथ हुई हो, तो मतलब काज ऑफ डेथ जो है ना वो रॉन्ग हो गया। अब डिफिब्रिलेटर के एप्लीकेशन की वजह से रिंग शेप्ड ब्रूज आ जाते हैं। तो उसके बाद आ जाएगा पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग ऑपरेटर्स जो होते हैं, इसकी वजह से एम्फिसीमा या एयर वगैरह आ जाएगी जिससे काज ऑफ डेथ का आपको पता नहीं चलेगा। अब ड्यू टू हैंडलिंग ऑफ बॉडी में आर्टिफैक्ट्स कौन से आते हैं? जो सर्वाइकल स्पाइन होती है ना वो उसका फ्रैक्चर हो सकता है या ब्रूजिंग हो सकता है उसी पर पे। अब एम्बाल्मिंग क्या होती है? एम्बाल्मिंग होती है कि जी आपने जो है ना बॉडी को प्रिजर्व करना होता है जिसके लिए मतलब आप लोग जो है ना उसमें कोई केमिकल इंजेक्ट करते हैं तो इसकी एम्बाल्मिंग हो जाती है। ठीक है, अब दो मेथड होते हैं, एक तो आर्टेरियल होता है और दूसरा ट्रोकार के साथ होता है। आर्टेरियल होता है कि जी अप्रोचेबल जो आर्टरीज होगी ना आप उसमें इंजेक्ट कर होते हैं, और ट्रोकार होता है कि जो अब्डोमिनल वाल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी वजह से इंजरी की जो नेचर शेप और डायमेंशन होती है ना वो चेंज हो जाती है। अब रिगर मोर्टिस की वजह से कौन से आ रहे होते हैं? रिगर मोर्टिस की वजह से ये है कि जी उसकी हैंडलिंग अगर रिगर मोर्टिस ब्रेक हो जाए तो उसकी वजह से आ जाएगा, और रिगर मोर्टिस अगर हो गया बंदे में तो हार्ट को एज अ हाइपरट्रॉफी कंसीडर किया जाएगा। मतलब अगर हार्ट की रिगर मोर्टिस हो गया, लिवर की रिगर मोर्टिस को स्टिफनिंग ऑफ द लिवर कंसीडर किया जा सकता है, और पोस्टमार्टम लिविडिटी की वजह से ब्रूजेस जो है ना उनकी मेजरमेंट हो रही होती है। अब जो ब्रूज होते हैं ना और पोस्टमार्टम लिविडिटी होती है, अब इनमें कोई इतना खास फ़र्क नहीं होता लेकिन फ़र्क होता भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने थैनाटोलॉजी में भी पढ़ाया हुआ है कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, लेकिन जो मैं अभी आपको जल्दी बता दूं, जो ब्रूज होते हैं ना इसमें ये होता है कि वैसे रप्चर करके फिर वहाँ पे स्टेनिंग हो रही होती है स्किन की। पोस्टमार्टम लिविडिटी में ये होता है कि वैसे रप्चर नहीं करती लेकिन जो ब्लड है ना वो वैसल में आ रहा होता है ड्यू टू द ग्रेविटी, पुल ऑफ द ग्रेविटी। तो वैसल जो है ना वो डायलेट कर जाती है जिसकी वजह से वो जो स्किन होती है ना ऊपर वाली वहाँ पे जो है ना वो पिगमेंटेशन समझ लें अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है ना वो चेरी रेड अपेयरेंस आ रही होती है। तो ये आप होता है पोस्टमार्टम लिविडिटी। और ब्रूज होता है कि जी वैसल जो है ना वो रप्चर हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो टिश्यू होते हैं ना उनमें चला जाता है। तो पोस्टमार्टम लिविडिटी की वजह से ब्रूजेज और पोस्टमार्टम लिविडिटी और ब्रूजेज में फिर जो है ना वो आर्टिफैक्ट्स ही होंगे ना, ये तो पता नहीं चलेगा। अब उसके बाद पूछते होते हैं कि डिकम्पोजिशन की वजह से जो आर्टिफैक्ट आए थे ना वो कौन से होते हैं? तो पेलेटमेंट यानी जब पुट्रिफिकेशन होती है ना तो उसमें गैस फॉर्मेशन भी होती है जिसकी वजह से बॉडी जो है ना फूल जाती है, तो उसको बेसिटी कंसीडर किया जा सकता है। या जो है ना फ्लूइड ब्लड माउथ और नोज़ में हो सकता है, तो एस्फिक्सियल डेथ में भी ऐसे होता है, तो ये भी एक आ जाएगा आर्टिफैक्ट्स। अब डिकम्पोजिशन ब्लैब स्किन स्लिप हो सकती है, बर्न की कंडीशन में ऐसे हो सकता है। बटन शर्ट ग्रूव जो है ना ये लाइगेचर का बता रहा होता है, लाइगेचर जो होता है ना वो भी एस्फिक्सियल डेथ में आ जाता है, स्ट्रैंगुलेशन वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो अब बटन शर्ट ग्रूव की वजह से वहाँ पे जो है
है ना कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग वगैरह होगी, जिसकी वजह से पता चलेगा कि शायद ये बंदा मिस इंटरप्ट कर रहा होता है कि ये लाइगेचर मार्क है। अब उसके बाद है कि जी डिकम्पोजिंग ब्लड स्टेनिंग इन द ब्रेन लंग्स हार्ट, वो भी एस्फिक्सियल डेथ के लिए आ जाएगी। स्टोमिक का रप्चर हो सकता है, ठीक है, इस डाइजेशन वगैरह की वजह से, तो वो कंसीडर किया जा सकता है कि जैसे वायलेंस यूज़ हुआ है। अब उसके बाद आ जाता है कि जी इंटेस्टाइन जो होती है ना उनकी ब्लूइश कलरेशन हो सकती है डिकम्पोजिशन की वजह से। इन्फाक्टेड बॉल इसको कंसीडर किया जाएगा। पोस्टमार्टम गैस फॉर्मेशन हो जाती है लार्ज वेन्स में और राइट हार्ट में, तो उसको एम्बोलिज्म के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। बॉडी कैविटीज़ में जो है ना वो ब्लड की कलेक्शन हो सकती है, जिसको इंजरीज के लिए कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद आ जाएगा सुचर की सेपरेशन हो सकती है, या पैंक्रियाज जो है ना वो डिकम्पोज हो सकता है, जो हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस बता रहा होता है, मतलब उसको स्टिमुलेट करेगा कि जी जैसे मिस इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा कि जैसे हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस था किसी बंदे को। अब उसके बाद मिसक्लेनियस साइड इफेक्ट्स हैं इसमें, यह है कि जी एनिमल बाइट हो सकते हैं, एनिमल बाइट जो कि स्टैब वुंड को काट रहे होते हैं, वो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, मिस्टेकन फॉर द स्टैब वुंड। उसके बाद टिश्यू डैमेज हो सकता है बोट की वजह से, ये ड्राउनिंग वाले बंदे में होनी है ये दोनों चीज़ें। अब उसके बाद है कि जी सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होती है ना उनकी फ्लैटनिंग हो जाती है। फ्लैटनिंग कैसे होती है, एक होते हैं वो सल्कस होते हैं और गायराई होते हैं, गायराई होते हैं और सल्कस होते हैं शायद। तो गायराई वगैरह जो होते हैं ना ये सारी चीज़ें फ्लैटेंड हो जाती हैं दोनों, तो इसको जो है ना वो एडिमा कंसीडर किया जा सकता है। अब उसके बाद है डिस्कलरेशन ऑफ द लिवर। तो लिवर की डिस्कलरेशन कैसे हो सकती है कि ये अगर लार्ज बावल थे और यहाँ पे अगर लीवर प्रेजेंट है तो यहाँ से जो है ना वो रिलीज़ होके ना पैंक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह या कोई भी चीज़ बावल से इसके साथ कांटेक्ट हुआ तो इसकी डिस्कलरेशन होगी लीवर की, ठीक है। अब उसके बाद है कि जो ऑटोप्सी के दरमियान ऑटोप्सी में जो है आर्टिफैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे उसमें कौन कौन सी चीज़ आ सकते हैं। कोई एयर बबल बन सकता है, एयर बबल हेड में बन सकता है या नेक में बन सकता है, तो एयर बबल जो है ना वो एयर एम्बोलिज्म को स्टिमुलेट करेगा। अब उसके बाद है कि जिस स्कल फ्रैक्चर जो होती है ना उसकी एक्सटेंशन हो सकती है, जो कि फोर्सफुल पुलिंग ऑफ द स्कल कैप को मतलब उस तरह बता रहा होता है। पोस्टमार्टम टीयर मिड ब्रेन का हो सकता है, एक्सट्रावेस्टेशन ऑफ ब्लड वगैरह हो सकता है, जो कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो है ना वो डिफ़िकल्टी लेकर आ रहे होते हैं। ये जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं वैसे, और ये याद भी करने बनने हैं सारे। ये पास्ट पेपर में पूछा हुआ है, और ख़ास तौर पर डिकम्पोजिशन की वजह से जो आर्टिफैक्ट्स आ रहे हों या रिजरक्शन की वजह से जो आर्टिफैक्ट आ रहे होते हैं, तो अब आपने ये सारे याद कर लेने हैं। अब जो आगे लिखा है आर्टिफैक्ट्स इन गन शॉट वाउंड, तो ये जब आप लोग याद करेंगे फायर आर्म इंजरी पढ़ेंगे तो उसमें ये हो जाने हैं। तो आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग कोई और चैप्टर कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर कुछ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।